हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आदर्श गैस समीकरण। ये टॉपिक आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ फिजिक्स में भी थोड़ा सा है, क्योंकि हम फिजिक्स में आदर्श गैस पैमाना काम में लेते हैं। कौन सा पैमाना काम में लेते हैं? आदर्श गैस पैमाना, जहाँ से हमारा परम शून्य ताप आता है। तो आदर्श गैस पैमाने के लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले आदर्श गैस समीकरण। तो देखिए, आदर्श गैस समीकरण पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी गैस जो होती है उसका जो व्यवहार होता है, यानी कि गैस किस तरह से व्यवहार करेगी, उसकी जो व्याख्या की जाती है वो 3 चरों के माध्यम से की जा सकती है। सबसे पहला है पी को कहते हैं दाब, दूसरा है ताप और तीसरा है आयतन। यानी किसी भी गैस के व्यवहार की अगर आपको व्याख्या करनी है तो आपको ये 3 चर पता होने चाहिए उसके। सबसे पहला प्रेशर यानी दाब, दूसरा है ताप टेम्परेचर, और तीसरा है हमारा वॉल्यूम यानी आयतन। तो इन तीनों के बिना हम किसी भी गैस के व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन होगा और उस रिलेशन को हम कहेंगे आदर्श गैस समीकरण। ठीक, यानी कि दाब, ताप और आयतन, इन तीनों के मध्य में संबंध दर्शाने वाला समीकरण कहलाता है हमारा आदर्श गैस समीकरण। क्या कहलाता है? आदर्श गैस समीकरण। तो हम कह सकते हैं कि वह समीकरण जो आदर्श गैस की किसी अवस्था के लिए दाब, ताप और आयतन के बीच संबंध को प्रदर्शित करे, उसे कहेंगे हम आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, परिभाषा आप लिख लेना, मैंने बोल दी है। सीधी सी परिभाषा है, पी वी व टी के मध्य संबंध बताने वाला समीकरण, के मध्य संबंध बताने वाला समीकरण क्या कहलाता है? आपका आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इन तीनों में जो रिलेशन आएगा वो किसको दिखाएगा? आदर्श गैस समीकरण को आदर्श गैस समीकरण कहते। ठीक, तो ये इसकी परिभाषा हो गई आदर्श गैस समीकरण की। अब इन तीनों के बीच में क्या संबंध होगा? तो इन तीनों के बीच में जो संबंध है उनको बताने के लिए हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए। ठीक, और प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने पाया कि दाब, ताप और आयतन अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। जैसे सबसे पहले बॉयल ने बताया कि यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, यानी कि ताप को क्या रखा जाए? नियत। 3 चर है, दाब, ताप और आयतन। हम क्या कर रहे हैं? ताप को नियत रख रहे हैं, टी को। तो अगर ताप को नियत रखेंगे तो बॉयल ने बताया था कि जो पी और वी का जो मल्टीप्लाई है, यानी कि पी वी, दाब और आयतन का गुणनफल, वो हमारा क्या होगा? नियत रहेगा। ठीक है, तो बॉयल ने कहा कि यदि ताप नियत है, यदि ताप का मान नियत है और दाब और आयतन दोनों का गुणनफल नियत रहेगा। हम इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि P प्रोपोर्शनल टू 1/B, यानी कि नियत ताप पर यदि आप आयतन के मान में वृद्धि करोगे तो दाब के मान में कमी होगी। ठीक, तो बॉयल का नियम क्या हो गया? नियत ताप पर दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या हम कहें कि दाब और आयतन का गुणनफल नियत रहता है। तो ये तो हमारा हो गया बॉयल का नियम। फिर दूसरे साइंटिस्ट हुए चार्ल्स नाम के। ठीक है, इन्होंने कहा कि यदि दाब को नियत रखा जाए, किसको? दाब को। पी क्या है? दाब। तो इन्होंने कहा यदि दाब को नियत रखा जाए तो आयतन और ताप का अनुपात नियत रहेगा। इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि आप T का मान बढ़ाओगे तो V के मान में वृद्धि होगी। तो चार्ल्स ने कहा कि यदि दाब का मान नियत रखा जाए तो गैस का जो आयतन है वो ताप के समानुपाती होता है, यानी ताप में आप वृद्धि करोगे तो आयतन में भी वृद्धि होगी। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह जब आता है तो RHS की वैल्यू बढ़ती है तो LHS की वैल्यू भी बढ़ती है। तो ये हो गया हमारा चार्ल्स का नियम। नेक्स्ट है हमारा गैलुसॉक का नियम। ठीक है, गैलुसॉक ने कहा, देखो इन्होंने नियत ताप रखा, इन्होंने दाब को क्या रखा? नियत रखा। तो तीसरी चर कौन सा बचा हमारे पास? आयतन।
तो इन्होंने क्या किया, आयतन को नियत रख के प्रयोग किया। तो इन्होंने क्या किया, आयतन को नियत रखा। तो जब इन्होंने आयतन को नियत रखा तो इन्होंने कहा कि जब आयतन को नियत रखा जाता है तो जो P यानी दाब और ताप का जो अनुपात है वो नियत रहता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। यानी यदि आप ताप के मान में वृद्धि करोगे तो दाब के मान में भी वृद्धि होगी। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे पास 3 नियम थे, बॉयल का नियम, दूसरा चार्ल्स का नियम और तीसरा कैलुसॉक का नियम। केमिस्ट्री में हम और भी नियम पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स में हमारे 3 हैं और इन तीनों से ही हमारी आदर्श समीकरण आ जाती है। अब यदि इन तीनों समीकरणों को एक जगह कलेक्ट कर लिया जाए, यानी एक साथ लिखा जाए, तो यहाँ से देखिए P और V मल्टीप्लाई में ऊपर है, V ऊपर है और जो ताप है वो हमारा नीचे है। तो अगर इन तीनों समीकरणों को यूज़ करके हम लिखें तो हमारे पास आएगा PV/T बराबर नियत, या हम इसी को क्या लिख सकते हैं, PV/T लिख सकते हैं। अब ये प्रोपोर्शनल हम हटाएंगे तो देखिए हमारे पास हो जाएगा PV, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओगे तो क्या हो गया, बराबर, और प्रोपोर्शनल का हटा के लिखते हैं हम R, क्या लिखते हैं, R, जहाँ पे R हमारा क्या है, गैस नियतांक। क्या होता है R, गैस नियतांक। ठीक है, गैस नियतांक होता है तो नियतांक है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 8.31। कितनी होती है इसकी वैल्यू, 8.31। साथ में इसका मात्रक आता है जूल प्रति मोल इंटू केल्विन। ये इसका क्या हो गया, मात्रक, यानी कि हम लिख सकते हैं 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये आर का क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब देखिए ये तो हमने बात की थी 1 मोल गैस के लिए। कितने मोल गैस के लिए है ये, 1 मोल गैस के लिए। यदि हमारे मोल 1 ना होकर कितने हो, n, यदि हमारे जो गैस है, गैस की मात्रा कितनी हो हमारे पास, n मोल, n लिख लेते हैं या म्यू मोल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 के लिए है तो म्यू से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा PV बराबर म्यू RT, और ये हमारा क्या कहलाता है, आदर्श गैस समीकरण। हमारे पास क्या आएगा, PV बराबर म्यू RT, और ये हमारा क्या कहलाता है, आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, तो आदर्श गैस समीकरण क्या हो गया, PV बराबर म्यू RT। अब यहाँ देखिए P दाब है, V आयतन है, T क्या है, ताप, R हो गया गैस नियतांक, और म्यू हो गई गैस की मात्रा मोल में। तो ये देखिए दाब, आयतन और ताप के बीच में किसको बता रहा है, संबंध को बता रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। क्या कहते हैं इसको, आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, अब देखिए अभी हमने यहाँ से कहा था कि P समानुपाती T है, यानी कि आप ताप का मान बढ़ाओगे तो दाब के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, ताप का मान बढ़ाओगे तो दाब के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो जब दाब और ताप के बीच में ग्राफ खींचा गया, एक्स अक्ष पे ले लिया हमने ताप को और वाई अक्ष पे ले लिया हमने दाब को। ठीक है, और हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, ये और आगे जाएगा, और ऐसे ही इधर की तरफ है नेगेटिव में वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ मान लेते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू है ये -273.15, बाकी रैंडमली हम 273 लिख सकते हैं। तो ये देखा गया कि किसी भी गैस का जो दाब है 0 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ था मान लो। ठीक है, तो जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे तो दाब में क्या होगी, वृद्धि। ठीक, लेकिन यदि दाब के मान को कम किया जाए, क्या किया जाए, दाब के मान को कम, या हम यूँ कह दें कि ताप के मान को कम किया जाए, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि दाब का मान क्या हो जाता है, 0। तो वो होता है हमारा इस टेम्परेचर पर, कौन से पर, इस वाले टेम्परेचर पर। ये टेम्परेचर कौन सा है, जहाँ पर दाब का मान 0 है, और ये कहलाता है हमारा परम शून्य ताप। परम शून्य ताप क्या कहलाता है, ये परम शून्य ताप। तो परम शून्य ताप हमारा क्या हो गया कि वह ताप, कौन सा ताप, वह ताप जिस पर आदर्श गैस का दाब, आदर्श गैस का दाब क्या हो, 0 हो, 0 हो, उसे क्या कहेंगे,
उसे कहते हैं हम परम ताप। क्या कहते हैं? परम ताप। तो ये हमारी परम ताप के लिए क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है डिग्री सेल्सियस में? ये होती है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास परम शून्य ताप हो गया -273 डिग्री सेल्सियस। और ताप वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि इसकी वैल्यू होती है 0 केल्विन के बराबर। तो 0 केल्विन हमारा क्या कहलाता है? परम शून्य ताप। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या कहलाता है? परम शून्य ताप। आप चाहो तो इसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हो। आप फ़ारेनहाइट में चेंज करके देख लेना, लगभग -460 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, देखिए C/5 इक्वल्स टू हमने लिखा था F - 32/9। ठीक, तो आप यहाँ से इसको किस में चेंज कर सकते हो? फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हो। यहाँ पे C की जगह क्या रखेंगे आप? 273 रखेंगे और F की वैल्यू निकाल लेंगे, तो लगभग -460 के आसपास ये आएगा। तो आप क्या करेंगे? इसकी फ़ारेनहाइट में वैल्यू ज्ञात करेंगे। किसकी ज्ञात करेंगे? कि 0 केल्विन कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पढ़ लिया कि हमारा जो परम शून्य ताप है वह क्या होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि परम शून्य ताप पर जो हमने ग्राफ पढ़ा है गैसों के लिए, ये T है और ये हमारा P है। यहाँ पर हमारा ताप कितना आया था? 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब अगर अलग अलग गैसें हैं हमारी, गैसें क्या है हमारी? अलग अलग, तो ये ग्राफ भी हमारा अलग अलग आता है। अलग अलग से मतलब परम शून्य ताप तो वही रहेगा लेकिन ग्राफ अलग अलग आएगा। कोई सी भी गैस हो सकती है, ये A, B, C, D अलग अलग गैसें हैं। तो अलग अलग गैसों के लिए दाब और ताप का ग्राफ क्या होता है? अलग अलग होता है, लेकिन व्यवहार वही रहेगा। वही P का मान 0 करने पर T हमारा 0 केल्विन ही आएगा। ठीक है, तो ये सभी गैसों के लिए लागू है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया परम शून्य ताप और आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है, वो क्या है? वास्तविक गैस समीकरण। वैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे, लेकिन आदर्श गैस समीकरण बताइए, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि वास्तविक गैस समीकरण क्या होती है। कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो वास्तविक गैस समीकरण होती है हमारी P/A/V² मल्टीप्लाई में V - V बराबर μR। P हमारा क्या है? दाब है। V हमारा आयतन है। A हमारा नियतांक है। यहाँ पे जो V है ये भी हमारा क्या है? नियतांक है। म्यू आपको पता है मोलों की संख्या है। R क्या है? गैस नियतांक। और T हमारा क्या है? ताप। तो इस तरह से ये हमारी क्या है? वास्तविक गैस समीकरण। तो ध्यान रखना है, वास्तविक गैस समीकरण और आदर्श गैस समीकरण दोनों अलग अलग है। अगर आप इसको आदर्श गैस समीकरण में बदलना चाहो तो आपको A बराबर 0 और B बराबर 0 पुट करना पड़ेगा। जब आप A बराबर 0 और B बराबर 0 पुट करोगे तो ये इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी PB बराबर μR/T में, और ये हमारी क्या है? आदर्श गैस समीकरण। इस तरह से यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है वो है, एक तो आदर्श गैस समीकरण लिखिए, दूसरा बनता है वास्तविक गैस समीकरण क्या है, तीसरा क्वेश्चन बनता है हमारा परम शून्य ताप क्या होता है। इसका केल्विन में मान पूछ सकता है, डिग्री सेल्सियस में पूछ सकता है, इसके अलावा फ़ारेनहाइट में। आप निकाल लेना, ये लगभग आएगा हमारा -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आप इसको ज़रूर से निकाल लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कन्वर्जन से आप निकाल लेंगे। इसके अलावा परम शून्य ताप की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि परम शून्य ताप कौन सा ताप है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा ये ग्राफ। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, आदर्श गैस पैमाना, और यहीं से हमने पढ़ लिया आदर्श गैस समीकरण। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।